नमस्कार साथियों, टारगेट फॉर आईक्यू में आप लोगों का फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिहार पीसीएसजे के मेंस में साइंस का जो पेपर पूछा गया था 2023 में, उसका हम सल्यूशन लेकर आए हैं। और इस सल्यूशन की श्रृंखला में पहला पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें खंड क यानी कि सेक्शन ए हम कर चुके हैं। अब सेक्शन बी यानी खंड ख की तरफ हम बढ़ेंगे और इसमें दिए हुए क्वेश्चन को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं, टारगेट फॉर आईक्यू बिहार पीसीएसजे, यूपी पीसीएसजे, झारखंड पीसीएसजे, छत्तीसगढ़ पीसीएसजे, लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र या नॉर्थ इंडिया में जहाँ जहाँ भी पीसीएसजे के पेपर होते हैं, हर एक स्टेट में हम डील करते हैं। और हमारी फैकल्टी इसके लिए अत्यंत मेहनत करके सारे कोर्स तैयार करती हैं और सिलेबस को टाइम पर पूरा कराती हैं। टारगेट फॉर आईक्यू जाना ही जाता है अपने कोर्स को समय पर ख़त्म करने के लिए और हर एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज देने के लिए, टेस्ट पेपर लेने के लिए, नोट्स देने के लिए, रिवीजन पर ही हमारा ज़्यादातर फोकस होता है। इसी सीरीज में हम लेकर आए हैं आपको बिहार पीसीएसजे के मेंस के पेपर का सल्यूशन, जो साइंस के पेपर का सल्यूशन है। हम ये ट्राई करेंगे कि जब तक बिहार पीसीएसजे का पेपर हो तब तक हम बिहार पीसीएसजे के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा दे, ताकि आपको पेपर की प्रवृत्ति, क्वेश्चन का नेचर और क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, पेपर के पैटर्न को समझने में आसानी हो और आप अधिक से अधिक स्कोर कर सके और आपका अधिक से अधिक फायदा हो। आप जुड़े रहिए टारगेट फॉर आईक्यू से। किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप हमारे पिन कमेंट में हमारे फ़ोन नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बिहार पीसीएसजे के मेंस के साइंस का जो पेपर था उसका जो है दूसरा खंड हम लोग करेंगे, खंड ख। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन की तरफ एक बार दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं, रचनात्मक आइसोमर्स क्या से आप क्या समझते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पीतल तांबे आदि के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, जीव के क्या उपयोग हैं, और आरटीपीसीआर टेक्निक क्या होती है, उपधातु यानी मेटेलॉइड क्या होते हैं, कंपाउंड्स यानी यौगिक क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है। इन्हीं सब क्वेश्चन के बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि सुबह के समय में सनराइज यानी सूर्योदय के समय में और सनसेट के समय में हमको सूरज लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका सीधा साधा जवाब वहीं से हम उठाएंगे कि खतरे के निशान लाल कलर से क्यों बनाए जाते हैं। खतरे के कलर निशान जो है लाल कलर से इसलिए बनाए जाते हैं कि लाल कलर का जो वेवलेंथ होता है सर्वाधिक होता है, और लंबी दूरी होने पर भी यह जो कलर जो है इस वेवलेंथ बड़ी होने की वजह से ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से यह कलर जो है इसका स्कैटरिंग नहीं करता है, बिखरता नहीं है और दूर से ही हमको दिखाई देने लगता है। और जिन जिन कलर की वेवलेंथ छोटी होती है, प्रकाश की वो किरणें, उस कलर की किरणें जिनका जो है वेवलेंथ छोटा होता है, वो किरणें जो होती हैं बिखर जाती हैं वायुमंडल में, हमको दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फार्मूला लिखना चाहूँगा जिससे आप और बेहतर तरीके से समझेंगे। जो प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग होती है, इसका फार्मूला होता है, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है लेम्डा की पावर 4। ये इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसका लेम्डा यानी वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका स्कैटरिंग उतना ही कम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इनवर्स रिलेशन है। जिसका लेम्डा जितना कम होगा वह उतना ही ज़्यादा स्कैटर करेगा। तो जैसे ब्लू कलर हो जाएगा आपका, आपका वायलेट कलर हो जाएगा, आपका हरा कलर हो जाएगा, ये इनकी वेवलेंथ कम होती है, ये ज़्यादा स्कैटर करेंगे। जिसकी वेवलेंथ कम वो ज़्यादा स्कैटर करेगा। रेड कलर की जो है वेवलेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो डिनोमिनेटर जब ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू घट जाएगी, यानी कि कम से कम स्कैटर करेगा। तो यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की बात हो रही है। तो सूर्यास्त के समय हम अगर यहाँ पे हैं तो हमारे लिए सूर्यास्त होगा तो सूरज यहाँ पे होगा, एकदम होरिजन पे होगा, और सूर्योदय के टाइम पे यहाँ पे होगा। यहाँ से जब सनलाइट हमारी आंखों तक आएंगी तो इनको एक तिरछे में, यानी कि एक तिरछे होते हुए जो है तिरछे होते हुए लाइट किरणें आएंगी, तो वायुमंडल में इनको लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये लंबी दूरी है। होरिजन में जब सूरज होता है, होरिजन में होता है यानी सूरज डूब रहा हो या निकल रहा हो, तो उस समय प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर की आंखों से उसकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है। दूरी ज़्यादा होने के कारण सारी किरणें वही हैं,
जैसा दोपहर में है सूरज वैसा इस समय पे भी है। ऐसा नहीं कि इस समय लाल है, इस समय भी सूरज वही है, दोपहर में भी वही होगा, शाम में भी वही होगा। लेकिन इस समय दूरी ज़्यादा होने के कारण ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर जितने भी हैं, नीला कलर हो गया, हरा कलर हो गया, इस कलर की किरणें जो होती हैं उनकी वेवलेंथ जो है बहुत कम होती है। वो सारी किरणें जो होती हैं वायुमंडल में बिखर जाती हैं। रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, यह कलर की किरणें बिखरती नहीं है, तो यह प्रकाश हमारी आंखों तक आता है। इसी वजह से सूर्यास्त के समय कोई अन्य कलर न दिखकर हमको सिर्फ नारंगी या लाल कलर ही दिखता है और सूरज इसी कलर का हमको दिखाई देता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से हम उठाकर इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ यहां से हम उठाकर समझाएंगे तो बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, होप है आप सभी लोगों को समझ में आ चुका हो। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ठंडक गर्मी के टाइम पे हम सफ़ेद कपड़े क्यों पहनना पसंद करते हैं? तो इसको समझने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि हम चीज़ों को देखते कैसे हैं। देखते हम ऐसे हैं किसी भी चीज़ को, जब लाइट यानी प्रकाश किसी चीज़ से टकराएगा, उससे रिफ्लेक्ट होकर हम तक आएगा, तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं। मान लेते हैं यह पेन है या जो भी पेंसिल है, अगर इससे लाइट टकरा कर हमारे आंखों तक ना आए तो हम इसे नहीं देख पाएंगे। इससे लाइट टकराएगी, हमारे आंखों तक आएगी। तो कोई चीज़ किस कलर की दिखती है? हमको पता है कि विजुअल स्पेक्ट्रम में विबग्योर होता है जिसमें वायलेट कलर होता है, इंडिगो कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, येलो कलर होता है और ऑरेंज कलर होता है, रेड कलर होता है। तो ये सातों कलर होते हैं। तो जब किसी वस्तु पे लाइट, हमारी विजिबल लाइट पड़ती है, दृश्य प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो वो जो है बहुत सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगी, बहुत सारे प्रकाश को किसी कलर के प्रकाश को वह रिफ्लेक्ट करेगी। मान लेते हैं पेड़ के पत्ते हैं, वो हरे क्यों दिखते हैं? तो पेड़ के पत्तों पर जब कोई लाइट पड़ती है तो पेड़ के पत्ते हरे कलर को एब्जॉर्ब नहीं करते, बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हरे कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। और वही हरे कलर का जो लाइट है हमारी आंखों तक आती है, तो पेड़ का पत्ता हमको हरे रंग का दिखाई देगा। कोई चीज़ काली इसलिए दिखती है क्योंकि हम सभी रंग के स्पेक्ट्रम को जो है, सभी रंग के कलर के प्रकाश को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, इस वजह से वो हमको काली दिखती है। कोई भी चीज़ 100% लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है। तो कोई चीज़ 100% रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाती है। तो यही सिद्धांत है। तो सफ़ेद रंग के जो कपड़े होते हैं, जब इनके ऊपर धूप पड़ती है तो लाइट के सारे स्पेक्ट्रम को रिफ्लेक्ट कर देंगे, किसी भी रंग के प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं सफ़ेद कपड़े। और जब सबको रिफ्लेक्ट कर देंगे तो कपड़े जो है ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करेंगे ही नहीं। नतीजा वो गर्मी में हमको बहुत आराम पहुँचाएंगे क्योंकि कपड़े हीट नहीं होंगे। वहीं ठंडक के टाइम पर हम ब्लैक और रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं क्योंकि रंग बिरंगे या काले कपड़े जो होते हैं हीट को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे शरीर को गर्मी मिलती है। तो इसका उल्टा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़े इसलिए पहनते हैं कि सफ़ेद कपड़े सूर्य की रोशनी को अवशोषित करने की बजाय, एब्जॉर्ब करने की बजाय उसे पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे हमारे शरीर में, जिससे कपड़े गर्म नहीं होते और हमारे शरीर को आराम मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम सफ़ेद सूती कपड़े इसलिए भी पहनते हैं, सफ़ेद सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो कॉटन के बने सफ़ेद सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े भी पहनते हैं। तो सूती कपड़े जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनके अंदर जो है हीट को वह एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, साथ ही साथ वो हमारी स्किन को आराम पहुंचाते हैं। उनके अंदर से पसीना भी अच्छे से वेपोरेट हो जाता है, जिससे हमको आराम मिलता है। ये सारी वजहें होती हैं जिससे हम सफ़ेद सूती कपड़े गर्मियों में पहनते हैं। तो सफ़ेद कपड़े पर अगर फोकस करेंगे तो हम लाइट के एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन पे फोकस करेंगे। सूती कपड़े पे फोकस करेंगे तो ये जो है आरामदायक होता है, पहनने में सुविधाजनक होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। इसको पहनने से हवा जो होती है आराम से हमारे मतलब कपड़ों से गुजर जाती है, इसके रेशों से आर पार चली जाती है, जिससे वेपोरेशन अच्छे से होता है। तो ये सूती कपड़े के लिए फायदेमंद है, ठीक है। सूती कपड़े के फायदे हैं। वहीं जो है सफ़ेद कपड़े हमें सूरज की हीट से बचाते हैं, हर एक कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे ये गर्म नहीं होते हैं और शरीर को ठंडा रखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं?
इसको समझने के लिए बस हमको इतना समझना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको बनाने वाले जो कंपोनेंट या तत्व जो होते हैं वो समान रूप से होते हैं, यानी उनका फार्मूला सेम होता है, लेकिन वो तत्व एक दूसरे से जो बॉन्ड बना रहे हैं वो बॉन्ड बनाने का पैटर्न अलग अलग होता है, जिसकी वजह से इनका नेचर बिहेवियर बदल जाता है। कंपोनेंट सेम वही है, ठीक है, कंपोनेंट सेम वही है, लेकिन जो है उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जिससे उनका जो है नेचर बिहेवियर और दूसरे चीज़ों से रिएक्शन करने पर उनका प्रभाव बदल जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ सारे क्लास में बच्चे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, फुटबॉल खेल रहे हैं, 11 बच्चे हैं जो एक टीम में है फुटबॉल खेल रहे हैं, वो एक लाइन में ही खड़े हो जाएं तो कोई भी उन्हें हरा देगा, बच्चे तो उतने ही हैं। लेकिन वही 11 बच्चे अपनी पोजीशन ले ले, कोई गोल पे खड़े हो जाएं, कोई दूसरे वाले को अटैक करने के मूड में दूसरे वाले खिलाड़ी को घेर ले, ऐसा करेंगे तो उनके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी कि उनकी पोजीशन अलग अलग हो गई, उनकी पोजीशन अलग अलग हो गई। और वही सारे एक जगह इकट्ठा हो जाए तो कोई भी उनको हरा देगा, दूसरे टीम वाले आएंगे गोल मार के चले जाएंगे, क्योंकि उनकी सही पोजीशन नहीं है। संख्या उनकी उतनी ही है, एक गोलकीपर है, एक कैप्टन है, 4-5 फॉरवर्ड वाले होंगे, कुछ डिफेंड करने वाले होंगे, वही हैं, लेकिन उनका ऑर्गेनाइजेशन सही से नहीं है, पैटर्न नहीं सही है, फील्ड में सही जगह पे नहीं है, जिससे हार जा रहे हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे भी पदार्थ बनते हैं जिनको बनाने के लिए जो आवश्यक कंपोनेंट या तत्व हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सब सेम ही हैं, नंबर सबकी सेम है, लेकिन उनकी पोजीशन या संरचना ऐसी है कि जिससे उनका नेचर बिहेवियर बदल गया। जैसे यहाँ पे इसने ब्यूटेन का एग्जांपल दिया है, तो ब्यूटेन का जो होता है यही फार्मूला है C4H10, और यही फार्मूला N ब्यूटेन का भी है, ठीक है, और यही जो है इसी पे देखते हैं, ब्यूटेन और एन ब्यूटेन दोनों का फार्मूला एक ही है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है। जैसे 4 कार्बन है, एक सीरीज श्रृंखला में 4 कार्बन हो जाएंगे, एक सीरीज श्रृंखला में 4 कार्बन हो जाएंगे, एक सी हो जाएगा, एक सी। हमको पता है कार्बन को अपनी आउटर सरफेस में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ताकि वो बॉन्डिंग बना सके। तो एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, एक हाइड्रोजन का अपना और एक इसका, मिलके हाइड्रोजन का पूरा हो गया। फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक, कार्बन को 4 चाहिए, यहाँ पे एक, तो कार्बन का 3 एक हो गया, एक इस कार्बन के साथ कर लिया, इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो गए। अब चलते हैं आगे देखते हैं, इसके साथ एक करेगा या इसके एक साथ एक किया, ये इधर एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक इधर ये हाइड्रोजन, एक इधर एक हाइड्रोजन, इस कार्बन का पूरा हो गया, इसके चारों हो गए, इसके चारों हो गए, इसके 2-2 बच जाते हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, अब सही है, अब दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, संरचना यही है। अब दूसरी कंडीशन ये दिखाती है, दूसरी कंडीशन में इसकी संरचना को चेंज कर देंगे, फार्मूला यही रहेगा, संरचना चेंज हो जाएगी, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है, 1 2, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसका 4 पूरा हो गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक कार्बन, इस कार्बन का पूरा हो गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है, और एक हाइड्रोजन इसके साथ। तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 3 6 7 8 ये हो गए। यहां पे जो है देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन ऊपर हो गए, 5 हाइड्रोजन यहां से यहां तक 5 हाइड्रोजन हो गए, और यहां से यहां तक 5 हाइड्रोजन हो गए, 10 हाइड्रोजन ये हो गए, 1 2 3 4 5। और कार्बन देख लेते हैं, 1 2 3 4। इसमें देखिए संरचना में अंतर है, इसी वजह से यह एन ब्यूटन की एक लंबी अलग श्रृंखला बना रहा है, ब्रांचेज चेन बना रहा है, जबकि ये क्या है, एकदम सीधी सीधी एक चेन बना रहा है और वो ब्रांचेज चेन बना रहा है। दोनों के नेचर में अंतर आ जाएगा। ये क्या है, एक दूसरे के जो है
एक दूसरे के जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, यानी फार्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर में केमिकल बॉन्डिंग में जो बॉन्ड का स्ट्रक्चर है उसमें अंतर है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। संरचनात्मक समावयव ऐसे यौगिक होते हैं जिनका आणविक फार्मूला यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन परमाणु की स्ट्रक्चर संरचना अलग अलग होती है, जिसके कारण उनके भौतिक और केमिकल यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं। उदाहरण के लिए ब्यूटेन को दिया है, एन ब्यूटेन सीधी श्रृंखला है, आइसो ब्यूटेन जो होता है वह एक शाखाओं में ब्रांच वाली सीरीज होती है। इसी वजह से इनका फार्मूला सेम होने के बावजूद भी इनका नेचर स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है। फिर अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट होते हैं उनके बीच एक जो है परस्पर एक रिलेशनशिप को दिखाता है इकोसिस्टम। जैसे कहीं पे तालाब है, तालाब में पानी है, ठीक है, तालाब है, तालाब में पानी है, पानी के ऊपर सूरज की किरणें भी पड़ रही हैं, हवाएं भी चल रही हैं, ठीक है, ये सब क्या है? एक नॉन लिविंग फैक्टर है। लेकिन तालाब के अंदर मछली है, तालाब का पानी पीने वाले जीव जंतु हैं, तालाब के किनारे पेड़ पौधे पनप रहे हैं, पेड़ पौधों पे जीव जंतु निर्भर हैं, जीव जंतु जो है धूप भी ले रहे हैं, पेड़ पौधे धूप के ऊपर फोटोसिंथेसिस बना रहे हैं, उससे बना रहे हैं, धूप से बना रहे हैं। तो क्या है, सब एक दूसरे से मिले जुले हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर हैं और यह एक सिस्टम बनाते हैं। इसी को हम सिस्टम बोलते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसपे लिविंग और नॉन लिविंग और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। और इनको अगर एक दूसरे से अलग कर दिया जाएगा तो पूरा का पूरा ये सिस्टम ही खराब हो जाएगा और वो प्रजाति जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। जैसे कहीं तालाब सूख जाए तो वहां पे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, वहाँ पे पेड़ पौधे सूख जाएंगे, वहाँ पे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो यही इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। यानी नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में एयर हो गया, पानी हो गया, सॉइल हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हो गया, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इनके ऊपर जो है जो इनका आपस का इंटर रिलेशनशिप है वही एक इकोसिस्टम को बनाता है, ठीक है। और ये जो होता है इंटरेक्शन किसकी वजह से है? एनर्जी के फ्लो की वजह से है, ठीक है। एनर्जी के फ्लो की वजह से ये जो है एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं और ये पूरा का पूरा इंटरेक्शन किस बेस पे हो रहा है? एनर्जी के फ्लो, पोषक तत्वों का जो साइक्लिंग हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है। जैसे किसी जानवर की जब डेथ हो जाती है तो मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ा देगा, नए पौधे आएंगे, उन पौधों को दूसरा जानवर खाएगा, वो ज़्यादा स्ट्रांग मजबूत और अपनी संख्या बढ़ाएगा, फिर वो जानवर मरेंगे, मिट्टी में मिलेंगे। ये क्या साइक्लिंग हो रही है, इसी की बात कर रहा है। प्राकृतिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो नदी हो गया, जंगल हो गया, झील हो गया, इसके इर्द गिर्द ये सब बनता है। आर्टिफिशियल की बात करें तो जो इंसान अपना बगीचा बना लेता है, एक जैसे मछली उछली पालने के लिए अपना नया तालाब बना लिया तो ये मैन मेड हो जाता है। तो ये अपना ये क्या है? इकोसिस्टम है। आगे चलते हैं, आगे पूछ रहा है कि दही और खट्टे सब्सटेंस, व्हाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन कंटेनर मेड ऑफ ब्रश और कॉपर। तो कह रहा है कि दही और खट्टे पदार्थों वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको हम तांबे के या पीतल के बर्तन में क्यों नहीं रखते? तो सिंपल सा जवाब है कि जो खट्टे फलों से निर्मित चीजें हो गई या दही हो गया, उनमें लैक्टिक एसिड होगा, खट्टे फल हो जाएंगे उसमें सिट्रिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा, टर्टरिक एसिड होगा, जो खट्टे होते हैं। ये एसिड क्या होते हैं? ये जो है कार्बनिक कहते हैं ना, कार्बोनिल एसिड होते हैं, यानी कार्बन इनमें मेन होता है और ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए एसिड हैं, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। तो ये क्या करते हैं? जब ये तांबे या कॉपर के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके साथ क्रिया करने लगते हैं, और जब ये क्रिया करेंगे तो कुछ हानिकारक पदार्थ का निर्माण करेंगे, कुछ जो है जहरीले पदार्थ भी बना सकते हैं। इसी वजह से दही और खट्टे जो अचार वगैरह होते हैं उनको हम तांबे या पीतल के बर्तन में नहीं रखते हैं, बल्कि उनको हम कांच के जार में रखते हैं। कांच जो होता है किसी से कोई रिएक्शन ही नहीं करता है। आप
आप लोग देखे होंगे जो लोग शराब वगैरह की जितनी बॉटलिंग होती है वह हमेशा कांच के ग्लास में होती है, क्योंकि शराब जो होता है वह कांच से रिएक्ट नहीं करता है, बाकी सबसे अल्कोहल रिएक्ट करना शुरू कर देगा कुछ समय के बाद, तो जहरीला पदार्थ बना सकता है। इसी वजह से कांच या ग्लास के बॉटल में रखा जाता है। तो सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है खाने पीने की चीज़ों में एसिड बनते रहते हैं। इनको अगर हम तांबे या पीतल के बर्तन में रखेंगे तो रिएक्शन कर सकते हैं। इसी वजह से उनको जो है मुख्यतः कांच के ही बॉटल में रखना, कांच के जार में रखना ज़्यादा सेफ होता है। तो कहीं कहीं स्टील या एल्युमिनियम में भी लोग रख लेते हैं, लेकिन वो भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन तांबे वगैरह के साथ बहुत तेजी के साथ ही क्रिया करते हैं, इसी वजह से तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाता। चलिए आगे देखते हैं। बर्तन भी नष्ट हो सकता है, ठीक है। अब आगे पूछ रहा है कि ह्यूमन टंग के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। ह्यूमन टंग यानी कि मानव की जीभ के क्या उपयोग हैं। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो स्वाद को पहचानने में हमारी मदद करती है। खाना खाते समय खाने को चबाने में मदद करती है। जहाँ जो खाना नहीं चबाया गया उसको दांत के पास भेजेगी, जो चबा लिया गया उसे दांत से हटाएगी। फिर खाने को निगलने में भी मदद करता है। जीभ हमको बोलने में मदद करता है। दांत वगैरह में कुछ फंस जाता है तो हम जीभ से ऐसे 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 करके साफ भी कर लेते हैं। मुंह की हाइजीन के लिए भी जरूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा खाने पीने वाली चीज़ों का जो टेम्परेचर वगैरह होता है उसको भी जानने में मदद करता है। हेल्थ के इंडिकेटर के भी तौर पे यह मदद करता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाएं तो डॉक्टर सबसे पहले, पुराने वैद्य लोग सबसे पहले कोई जांच लिखने से पहले जीभ ही देखते थे। जीभ निखाव कितना है, जीभ पे कैसा निशान पड़ गया, उससे पता चल जाता है। जैसे किसी की जीभ पे ज़्यादा छाले पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है उसका पेट सही नहीं रहता, गैस या कुछ एसिडिटी हो रही है ज़्यादातर पे उसको, तो ऐसे लोग जान जाते थे। तो ये सब जीभ के उपयोग हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। आरटीपीसीआर ये क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, यह क्या होता है आरटीपीसीआर? देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि जब प्रोसेस होता है डीएनए आरएनए में, आप लोगों ने यह पढ़ा होगा कि डीएनए से जो होता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है, ठीक है। और आरएनए से ट्रांसलेशन जब होता है, ट्रांसलेशन की क्रिया जब होती है तब बनता है प्रोटीन। हमको प्रोटीन तक नहीं जाना है। आरएनए से डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया में, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। लेकिन आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाएगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आप यहां से समझ गए। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाता है। तो वहां तक हमको जाना नहीं है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? आरएनए से डीएनए बनना। यह आप समझ चुके होंगे। तो आरटी मतलब हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी आरएनए लेकर उससे हम डीएनए बनाएंगे। पॉलीमर चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कॉपी बनाना। ये दो चीजें आप अच्छे से यहां पे समझ लीजिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आरएनए से डीएनए बनाना, और पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि बार बार उसकी कॉपी बनाना। तो आगे चलते हैं क्या होता है इस प्रक्रिया में। सबसे पहले हमें समझेंगे कि आरटीपीसीआर होता क्या है। तो आरटीपीसीआर का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और यह एक टेक्निक होती है जिससे आरएनए के सैंपल को एम्पलीफाई किया जाता है, बढ़ाया जाता है। आरएनए का जो सैंपल लिया जाता है उसको बढ़ाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में किया क्या जाता है? सबसे पहले पेशेंट का ये जो है जांच की जाती है, वायरस या इन्फेक्शन की जांच के लिए यह तकनीक इस्तेमाल की जाती है। तो जो संभावित रोगी होता है उसके नाक से या गले से जो है सैंपल लिया जाता है। उस सैंपल को, उस सैंपल में आरएनए होता है, उस आरएनए को निकाला जाता है। जो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमको आरएनए उसके सैंपल से मिल जाए उसे निकाला जाता है, और फिर उस आरएनए को, निकाले गए आरएनए का क्या किया जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा। तो निकाले गए या सैंपल में मिले आरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके उसे हम कंप्लीमेंट्री डीएनए में बनाएंगे। कंप्लीमेंट्री मतलब पूरक डीएनए में। और फिर इस पूरक डीएनए जब हमें मिल जाएगा
तो इसका जो है हम पीसीआर करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके इसकी क्वांटिटी या उसकी कॉपी को बहुत सारी कॉपी बनाएंगे, बहुत सारी कॉपी बनाएंगे, जिसकी वजह से छोटा सा छोटा पार्ट भी आरएनए का जो है हमें मिल जाएगा। फिर हम इन सारी चीजों को एनालिसिस करेंगे, अवेलेबल जो भी हमको आरएनए मिलेगा उसमें उस पैटर्न को ढूंढेंगे जो किसी विषाणु या किसी हानिकारक जो भी कह लीजिए विषाणु है उसके डीएनए के अंदर, उसके जो जेनेटिक मटेरियल है उससे मिलता जुलता आरएनए है कि नहीं है। अगर है तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये जो वायरस है इससे यह आदमी पीड़ित है, जिससे इस आरएनए का सैंपल लिया गया था। तो बस इतना सा था। सबसे पहले संभावित रोगी के शरीर से आरएनए का सैंपल लिया जाएगा, आमतौर पर उसके गले से या नाक से लिया जाता है। फिर उस आरएनए का जो है आरटी किया जाएगा, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए लिया जाएगा, और इस तरह के डीएनए को हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। फिर इस कंप्लीमेंट्री डीएनए का अगले स्टेप में क्या किया जाएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया जाएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की वजह से इसकी कई सारी बहुत सारी कॉपियां बनेंगी, जिससे इसके अंदर के छोटे से छोटे डीएनए का टुकड़ा भी हम डिटेक्ट कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। फिर हम मैच कराएंगे कि जो हमको आरएनए मिला है, इसमें आरएनए का टुकड़ा जो है, इतनी सारी हमने कॉपी बनाई, इसमें कहीं तो होगा वो आरएनए का टुकड़ा जो इस फला वायरस से संबंधित है, इस फला वायरस के जेनेटिक मटेरियल में है। तो हाँ, कोविड वायरस में है ये वाला आरएनए, मिल गया तो कंफर्म हो गया कि ये जो है पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है जिनका ये सैंपल लिया गया है। तो ये जो है आरटीपीसीआर टेक्निक है जो पता लगाती है आरएनए का। और कौन सा आरएनए, जो किसी वायरस के जीन में, वायरस के शरीर में, सॉरी वायरस के जेनेटिक मटेरियल में आरएनए है या नहीं, इसी का पता लगाया जाता है इसके जरिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए। ठीक है, तो पहले सैंपल लिया जाएगा, उस सैंपल से जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके उसका डीएनए, एक कंप्लीमेंट्री डीएनए, पूरक डीएनए बनाया जाएगा। फिर उस डीएनए का पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से कई सारी कॉपियां बनाई जाएंगी, जिससे उसमें छोटी से छोटी आरएनए की भी मात्रा का पता चले। फिर उसे हम वेरीफाई कर लेंगे कि यह आरएनए किसी वायरस के जेनेटिक कोड से संबंधित है कि नहीं है। अगर है तो फला आदमी जिसका सैंपल लिया गया है वो जो है इन्फेक्टेड है। इसका उपयोग किया जाता है, वायरस को समझने में किया जाता है, साथ ही साथ जो है जो भी जेनेटिक म्यूटेशन वगैरह वायरस वगैरह में हो रहा है उनको भी समझने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर मेटेलॉइड। मेटेलॉइड क्या होते हैं? देखिए, जब हम तत्व की बात करते हैं ना, तो तत्व तीन तरह से मिलते हैं। तत्व जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, तीन रूप में मिलते हैं। एक मेटल रूप में मिलेगा, एक नॉन मेटल रूप में मिलेगा, और तीसरा जो होता है मेटेलॉइड रूप में मिलता है। तो मेटल जो होते हैं चमकदार होते हैं, आमतौर पे ठोस होते हैं, मरकरी को छोड़कर, मरकरी ही लिक्विड में होता है, मेटल जो है लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सभी सॉलिड होते हैं, चमकदार होते हैं, पीटने पर ये जो होते हैं फैलते हैं, मेलेबल होंगे, इस डक्टाइल होंगे, खींचने पे तार की तरह बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है पीटने पे इनसे आवाज भी आएगी, सोनरस होते हैं, आवाज भी आएगी। और जो नॉन मेटल होते हैं इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। मेटल जो होते हैं अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल ऐसा नहीं करते, वो आमतौर पे बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टी जो रखता है उसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड भी कुछ खास तरह के तत्व होते हैं जिनके अंदर जो होता है मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उन्हें हम मेटेलॉइड या उपधातु कहते हैं। धातु, अधातु, और एक हो जाता है उपधातु। तो उपधातु के अंदर धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आमतौर पे मेटेलॉइड जो होते हैं यह सामान्य रूम टेम्परेचर पर जो होते हैं बहुत ही बुरे कंडक्टर होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रवाहित होती। लेकिन जब इनका हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तब यह अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। इसी वजह से जो सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो मेटेलॉइड के बने होते हैं। तो सिलिकॉन हो गया, बोरान हो गया, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब के सब जो है मेटेलॉइड होते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर अधातु नॉन मेटल जैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन जब टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं इनका तब यह मेटल जैसा व्यवहार करेंगे, गुड कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे जितना सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बनती है सब सिलिकॉन से बनती है, जर्मेनियम से बनती हैं, क्योंकि सामान्य तापमान पे वो जो है विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें गर्म किया जाएगा टेम्परेचर बढ़ेगा, वो अच्छे कंडक्टर बन जाएंगे। इसी वजह से इनका मतलब इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ज्यादातर किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, व्हाट आर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स का मतलब यह होता है
तत्व यौगिक क्या होते हैं? तो यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से एक दूसरे से एक निश्चित रेशो में मिले, यानी कि दो, देयर आर टू आर मोर एलिमेंट कंबाइंड ईच अदर इन अ फिक्स रेशो, इन अ सर्टेन रेशो, एकदम निश्चित रेशो है, फिक्स रेशो है, तब क्या मिलता है हमको? कंपाउंड मिलता है। और जब कंपाउंड बनता है तो इनको बनाने वाले जो एलिमेंट हैं, जरूरी नहीं है कि इन दोनों का नेचर, जो एलिमेंट जो बनाए हैं उनके नेचर से कंपाउंड का भी नेचर मिले, यह जरूरी नहीं है। जैसे मैं बात करूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है H2O। ऑक्सीजन जो है सेपरेटली देखें, अलग देखें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन आग जलने में मदद करता है, ईंधन को जलने में मदद करता है। और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा ज्वलनशील पदार्थों में से एक है, बहुत तेजी से जलता है। तो एक जो है जला रहा है, दूसरा बहुत अच्छा जलने में माहिर है, ईंधन है। हाइड्रोजन सबसे बढ़िया ईंधन है, बहुत तेजी से आग पकड़ता है, बूम करके जल जाएगा तुरंत। और ऑक्सीजन जलाता है। लेकिन जब इन दोनों को मिला के हम पानी बना देंगे तो वह आग बुझाता है। एकदम इन दोनों से अलग हटके जो हमें कंपाउंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला, एकदम अलग व्यवहार कर रहा है। हाइड्रोजन अच्छा ईंधन है, ऑक्सीजन ईंधन को जलाने में मदद करता है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से जो पानी मिला, वो पानी क्या है? आग बुझाने वाला है। क्लियर हो गया या? आगे चलते हैं। व्हाट इज अ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस दो चीजें होती हैं, एक बायोलॉजी में केंद्रक होता है, कोशिका का न्यूक्लियस हो जाता है, और एक जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में एटम का न्यूक्लियस हो जाता है। तो एटम के न्यूक्लियस की बात करेंगे तो उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। पूरा का पूरा एटम का जो मास है उसी नाभिक यानी उसी के अंदर होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, इसी नाभिक को तोड़कर हम एटॉमिक बम वगैरह भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर हम बायो की बात करते हैं तो बायो में जो होता है, सेल का जो सेल है, अगर कोई कोशिका अगर है तो कोशिका का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर कौन है? कोशिका का कमांड और कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस होता है। इसी के अंदर डीएनए भी पाया जाता है। इसी के पास जो होता है पूरे सेल का कंट्रोल एंड कमांड होता है। तो न्यूक्लियस आप समझ चुके हैं, सेल कुछ भी करेगी, पूरा सब कुछ किसके पास होता है? वो कमांड न्यूक्लियस के पास होता है। सेल ही सारे ऑर्गेनल को चलाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी तुम बना लो, राइबोसोम तुम प्रोटीन बनाओ, कैसा प्रोटीन बनाओगे, सारा कमांड कौन देता है? न्यूक्लियस देता है। कब कौन लाइसोसोम कब फटके इसे डिजॉल्व करेगा, ये भी कमांड न्यूक्लियस देता है। तो देखा जाए तो पूरा का पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल का कौन चला रहा है? न्यूक्लियस चला रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो एलिमेंट का न्यूक्लियाई होता है या न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और ये जो है एक मजबूत नाभिकीय बल से बंधे होते हैं, इनको तोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और ये जो होता है एक एटम का पूरा जो एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट जो होता है, पूरा का पूरा उसी न्यूक्लियस में ही होता है। तो दो तरह का न्यूक्लियस हमारे सामने आ गए, एक कोशिका का न्यूक्लियस और एक जो है एटम का न्यूक्लियस। आगे चलते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन ये देखते हैं। ये कह रहा है कि 5 ही क्वेश्चन आपको करना है, 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 20 नंबर का टोटल ये सेक्शन है। तो पहला पूछ रहा है कि एल्युमिनियम फॉयल यूज किया जाता है खाने को पैक करने के लिए, लपेटने के लिए। मम्मी लोग बच्चों को पराठे वगैरह एल्युमिनियम फॉयल में लपेट के देती हैं ताकि वो दोपहर तक गर्म रहे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्रोध और भय के दौरान शरीर अधिक सक्रिय हो जाता है। सोडियम जो है वह केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, इमर्स्ड इन केरोसिन, ठीक है। अचार को हमेशा ग्लास के जार में रखते हैं, ये तो मैं बता ही चुका। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि एल्युमिनियम फॉयल क्यों यूज किया जाता है। तो सबसे बात है कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए। रोटी को पैक कर देंगे, पराठे को एल्युमिनियम फॉयल में बंद कर देंगे तो कुछ समय तक वो गर्म रहेगा, तुरंत ठंडा नहीं होगा। 2-3 घंटे बाद भी खोलेंगे तो हमें वो गर्म मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी एल्युमिनियम फॉयल की होती है कि ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता है खाने के साथ। खाने में एल्युमिनियम के मॉलिक्यूल जल्दी घुलेंगे नहीं, और स्पेशली नॉन एसिडिक फूड के साथ तो क्रिया ही नहीं करेगा। चलिए ये क्या करता है? लाइट से, मॉइस्चर से, एयर से और दूसरी चीज़ों से जो है खाने को बचाता है, जिससे खाने की फ्रेशनेस जो है बनी रहती है। ड्यूरेबल और फ्लेक्सिबल होता है, तो ये इजी फोल्डेबल होता है, ठीक है, कैरी करना आसान हो जाता है, और जो है इसमें जो किसी तरह के प्रदूषण वगैरह से बचाता है और टिकाऊ होता है। इसके अलावा ये स्वच्छता में भी योगदान करता है, मतलब कि साफ सुथरा तरीका है खाने को पैक करने का, और सुविधाजनक भी होता है। यह हो गया एल्युमिनियम फॉयल का यूज। 3-4 यूज हो गया, इतने में आप काम कर लेंगे अपना। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं क्या है, इतना है तो लिख दिया है, कितना लिखेंगे। चलिए फिर पूछ रहा है कि रेनबो जो होते हैं बारिश के बाद ही क्यों दिखाई देते हैं। तो बारिश के बाद इसलिए दिखाई देते हैं कि जब बारिश हो जाती है तो आसमान में जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉपलेट्स या वाटर वेपर भर जाती है। तो आसमान में छोटी छोटी बारिश की बूंदें तैर रही होती हैं जो हमें दिखाई भी नहीं दे रही हैं, इनका परसेंटेज बढ़ जाएगा। जब आसमान में बहुत ज़्यादा ये हो जाती हैं वाटर क्या बोलते हैं ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं, तो जब सूरज अगर मान लेते हैं बारिश होगी, पहली चीज़ है इंद्रधनुष बनने का कि सूरज अगर पश्चिम की तरफ होगा तो पूरब की तरफ इंद्रधनुष दिखाई देगा, या सूरज पूरब की तरफ होगा तो इंद्रधनुष पश्चिम की तरफ दिखाई देगा। सर पे अगर दोपहर में धूप निकली है, बारिश हुई है, तो दोपहर में हमको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। सूरज का तिरछा होना जरूरी है ताकि एक तरफ सूरज होगा दूसरी तरफ जो है इंद्रधनुष बनेगा। ठीक है, तो इंद्रधनुष बनता क्यों है, तो जब ये वाटर ड्रॉप्स जो होती हैं एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करेंगे। प्रिज्म की खासियत क्या होती है, प्रिज्म के अंदर से जब लाइट रेज जाती है तो वह डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, वो क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है, यानी वो अपने 7 रंगों में टूट जाती है। पहले सबसे ऊपर कौन सा हो जाता है, सबसे ऊपर रेड हो जाएगा, सबसे नीचे वायलेट कलर, वायलेट कलर के जस्ट ऊपर जो होता है इंडिगो हो जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाता है ब्लू हो जाएगा, उसके ऊपर ग्रीन हो जाएगा, उसके ऊपर येलो, उसके ऊपर ऑरेंज और सबसे ऊपर कौन हो जाता है रेड हो जाता है। यह सीक्वेंस होता है। तो इंद्रधनुष भी इसी सीक्वेंस में बनती है जैसे प्रिज्म में कलर बनते हैं। तो जो प्राइमरी इंद्रधनुष होता है वह इसी रूप में बनता है। ठीक है, तो डिस्पर्स जो ये ड्रॉपलेट होती हैं वो लाइट को डिस्पर्स करती हैं, इसकी वजह से लाइट रिफ्रेक्ट भी होती है, यानी उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। ड्रॉपलेट के भीतर से जाएगी तो दिशा थोड़ा सा उसका वो बेंड हो जाएगी। इसके अलावा रिफ्लेक्शन की भी क्रिया होती है। तो इंद्रधनुष जो बनती है बारिश के बाद हवा में या एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट ज्यादा हो जाती हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, डिस्पर्स करती हैं और रिफ्रेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष हमेशा सूरज के अपोजिट साइड में ही बनेगा। सूरज पश्चिम है तो इंद्रधनुष पूरब की तरफ बनेगा, सूरज पूरब की तरफ है तो इंद्रधनुष पश्चिम की तरफ बनेगा। दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनेगा, यह याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे देखते हैं व्हाई डज द बॉडी बिकेम मोर एक्टिव ड्यूरिंग एंगर एंड फियर। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है। नर्वस सिस्टम जो हमारा जो है नर्वस सिस्टम होता है ऐसे काम करता है। ये नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में होता है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम PNS, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन होता है और क्या होता है हमारा स्पाइनल कार्ड होता है, स्पाइनल कार्ड होता है। ठीक है, स्पाइनल कार्ड हो जाता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या होता है। फिर इसके बाद जो आ जाता है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 चीजें होती हैं। एक होता है हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें एक हो जाएगा अपना सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है एक कायिक तंत्रिका तंत्र होता है, यानी रीढ़ की हड्डी से यहां से रीढ़ की हड्डी के बीच से जो हमारा स्पाइनल कार्ड गया है इससे बहुत सारी तंत्रिकाएं निकल के 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकल के हमारे पूरे धड़ में फैली हुई हैं। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे मसल्स वगैरह को हमारी इच्छा से कमांड करने में मदद करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं अपनी इच्छा से बोल रहा हूं तो मेरे होंठ वगैरह अच्छे से हिल रहे हैं, ब्रेन कमांड दे रहा है, होंठ हिल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे राकेश लिखूंगा या टारगेट फॉर IQ लिखूंगा तो मेरे हाथों को जो कमांड आ रही है ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम से आ रही है। लेकिन इसी में होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ये जो होता है इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, ये अपने आप चलेगा। जैसे दिल का धड़कना मैं अपनी इच्छा से नहीं रोक सकता, खाना मेरे पेट में पच रहा है मैं अपनी इच्छा से नहीं रोक सकता, वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में है। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है 2 तरीके का होता है। एक जो होता है अपना यह होता है, एक जो होता है अनुकंपी, यानी कि अनुकंपी नर्वस क्या बोलते हैं अनुकंपी नर्व तंत्रिका तंत्र, यानी जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं अनुकंपी को बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक।
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये दो तरीके का होता है। जैसे हम कभी खतरे में पड़ते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हमारा जो है सांस लेने की दर बढ़ जाएगी, हमारा जो है मसल्स एकदम टेंस और मतलब एक्टिव हो जाएंगे, हमारा जो है क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये किसी डर की सिचुएशन में जब खतरा आता है तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यह काम करता है। और जब ये खतरा इतना ज़्यादा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, सांस लेने की दर बढ़ जाए, हाई बीपी हो जाए, हार्ट तेजी से बीट करने लगे तो हम मर भी सकते हैं। इसको कंट्रोल कम करने के लिए जो क्या है, ये जो है रेस्पिरेटरी रेट को घटा देगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये हमारा जो है दिल की धड़कन को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। जैसे हम कहीं जा रहे हो, डर जाएं, फिर हमारा दिमाग फिर धीरे धीरे रोंगटे उगटे खड़े हो गए एकदम, फिर धीरे धीरे हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, सांस लेने की दर घटेगी ताकि हम नॉर्मलाइज हो जाएं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी जो है मोर एक्टिव क्यों हो जाती है एंगर और फियर में, तो उसके पीछे कारण यही है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे शरीर को एक्टिव कर देती है और हमें तैयार करती है कि जो खतरा आ रहा है उससे हम लड़े या भिड़े। जैसे अगर आप जा रहे हो कहीं झाड़ी में हलचल हो तो आप डर जाएंगे, सामने से कोई जानवर है, आप वहां पे आपके सामने दो रास्ता होगा, भागें या डरें लड़ें। तो कुछ लोग होंगे, अगर वो बैल भी होगा वो भरलाल देव के पापा की तरह होगा, भरलाल देव की तरह होगा, तो सांड बैल होगा तो भी लड़ जाएगा। हमारे आप जैसा ले होगा तो वहां से क्या करेगा, फ्लाइट करेगा, फाइट नहीं करेगा। तो जब हमारे शरीर के अंदर डर या इस तरह की फीलिंग आती है तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं एड्रेनलिन, और यही जो है ट्रिगर करता है कि फाइट करें या फ्लाइट करें, भाग जाएं या लड़ें। और इसी दौरान सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारी हार्ट रेट को बढ़ाएगा, एड्रेनलिन तो रिलीज हो ही गया है, और फास्ट तेज सांस लेंगे, टेंशन में आ जाएंगे, अपने क्या बोलते हैं हमारे सेंसेस बड़े चौकचाक हो जाएंगे, बहुत ध्यान से चीज़ों पे हमारी नज़र आ जाएगी, फोकस हो जाएंगे खतरे की तरफ। ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम डर या खतरे में या भय में होते हैं। तो यह इसके पीछे की कहानी है, पूरा हमारे नर्वस सिस्टम का खेल है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। केरोसिन ऑयल में, यानी कि जो केरोसिन या मिट्टी के तेल में जो होता है, हमेशा सोडियम को डुबो कर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम जो होता है वाटर के वेपर के साथ या जलवाष्प के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है। नॉर्मल सोडियम को पानी में फेंक दे तो आग लग जाएगी, विस्फोट हो जाएगा उसमें। छोटा सा टुकड़ा लेकर फेंक के देखिएगा कभी, अगर कहीं से मिले तो, लेकिन सावधानी बरतिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सोडियम बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। खुली हवा में रख देंगे तो वाटर वेपर के साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, मॉइस्चर के साथ क्रिया करके यह जलने लगेगा और बहुत तेजी से विस्फोट करेगा और हाइड्रोक्साइड वगैरह बनाने लगेगा। तो यह रिएक्ट न करे, इसी वजह से इसको केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं कि उसके अंदर पड़ा रहेगा, किसी से मिलेगा जुलेगा नहीं, ऑक्सीजन मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वह क्रिया नहीं करेगा और सुरक्षित रहेगा। नहीं तो खुले में रखेंगे तो आग पकड़ सकता है, विस्फोट हो सकता है। तो यह पूरा का पूरा ये हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अचार को हम जार में क्यों रखते हैं? तो जो भी अचार होगा नींबू का होगा, उसमें सिरका यानी एसिटिक एसिड, या नींबू का रस होगा तो सिट्रिक एसिड, ये सारे जो है एसिडिक प्रॉपर्टी वाली चीजें अचार में डाली जाती हैं। अगर उसे एल्युमिनियम या धातु के बर्तन में रखा जाएगा तो रिएक्ट करने लगेगा, धातु के बर्तन को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा जो है अचार भी खराब होगा, खाने वाले इंसान की हेल्थ भी खराब होगी, बर्तन भी खराब होगा। जो कांच के जार होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं, कांच के जो जार या बर्तन होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, अचार उसके अंदर रहेगा तो अचार का स्वाद भी नहीं बदलेगा, सुरक्षित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। इसी वजह से अचार को हमेशा कांच के बर्तन में रखा जाता है। सेक्शन सी के लिए हम लेकर फिर आएंगे एक और वीडियो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, ताकि यह सेक्शन हम कवर करें। और तब तक जुड़े रहिए, टारगेट फॉर IQ से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, फायदा उठाइए, अपने को बेहतर बनाइए, एग्जाम क्रैक करिए। शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। थैंक यू। किसी भी सहायता के लिए, हेल्प के लिए, सजेशन के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन हमारा पिन कमेंट में दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।